चलिए साहब, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सभी को और जिन लोग का पहला 2 क्लास छूटा हुआ है वो करीबन 6 पेज छोड़ के बैठेंगे। 6 पेज छोड़ने के बाद एक चैप्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हेडिंग देंगे, बात करें, शुरू करें। चलो साहब, एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है स्टैट्यूट, ठीक है। मैंने बताया था ना एक्ट का मतलब क्या होता है। एक्ट को दूसरा नाम भी स्टैट्यूट से बुलाते हैं लोग, ठीक है। पहला क्लास में लोग देखे होंगे, पहला क्लास जो किए होंगे, यानी लॉ मैंने बताया था कि लॉ हम लोग का जो है को हम लोग एक्ट बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं, इसको भी लॉ बोलते हैं। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस कैसे पास होता आपको पता चल चुका था। एक्ट कैसे पास होता मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने फिर क्या बताया था आपको, रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे पास होता है, उसका सर्कुलर बोला जाएगा, नोटिफिकेशन बोला जाता है, ये सब कैसे पास होता है। तो एक्ट पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट बॉडी कैसे काम करती है वो मैंने बताया था। गवर्नमेंट बॉडी सेंट्रल बॉडी होता है और एक आपका स्टेट बॉडी होता है। सेंट्रल बॉडी में अगर कोई चीज़ को पास करना पड़ता है तो वहाँ 3 जगह से जाना पड़ता है, लोकसभा, राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट के पास साइन होकर वो फिर एक्ट बनते हैं, फिर कानून पास होता है। और स्टेट समय कैसे पास होता है, स्टेट में 2-3 तरह की 6 केसेस दिया गया था। 6 केस में क्या मतलब 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आपका 3 जगह से पास होता है। उसमें क्या होता है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव बॉडी और आपका गवर्नर के पास होकर साइन होने के बाद वो कानून बनता है, ठीक है। जैसे कि शराबबंदी कहाँ पर है, बिहार में। तो शराबबंदी क्या पूरे भारत में किसी बिहार बंद में है, बिहार में, गुजरात में। तो ये जानते हैं कौन सा बिल पास होगा, ये स्टेट में पास हुआ होगा। तो स्टेट में पास कराने के लिए आपको 3 जगह पास कराना पड़ा। अगर देश के लिए पास कराना पड़ता है कानून तो आपको वहाँ से करना पड़ता है। पर अभी आज हमारा विषय नहीं है, वो हमारा विषय मैं अपलोड कर दूंगा, फिर से आप लोग उसको देख सकते हैं। पूरा क्लास का लॉ का क्लास सब समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक, यानी इंडिया फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, यानी अपना इंडिया का गवर्नमेंट जो लॉ कैसे बनाता है वो आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी एक कानून बन चुका है, जो कि इसका कानून बना था 1872 में बना था। ध्यान समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 1872 में एक कानून बना था। ये कानून मतलब एक्ट बना, मतलब कानून बना। एक्ट का ही दूसरा इंग्लिश होता है स्टैट्यूट, ठीक है। तो आप अभी इसमें क्या सीख रहे, कानून और किसका, कॉन्ट्रैक्ट का। तो सवाल उठा कि कॉन्ट्रैक्ट का असल में ये जो पढ़ाई कर रहे हो, समझ लो ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है। इसने कुछ बोला होगा और इसने क्या किया, उस बात को एक्सेप्ट कर लिया होगा, यानी इसने कुछ ऑफर दिया होगा और ये क्या किया होगा, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कि भैया ये ऑफर में जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी इसे हम लोग एक तरह से आप बोल सकते हैं ऑफरर, और इसे बोल सकते हैं आप ऑफरी, यानी इसे ऑफरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक जन ऑफर देता है तो इसे ऑफरर बोला जाता है, यानी इसे आप बोल सकते हैं प्रपोजल देना, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, तो एकदम प्रॉमिसर हो जाता है, एक प्रॉमिसी रहता है। तो यानी एकदम प्रॉमिस देगा, एकदम प्रॉपर प्रपोजल देता है और दूसरे उसे एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ये दोनों जन आपस में अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे तब वो बन जाता है एग्रीमेंट। और हम लोग थोड़ा इसमें हिसाब से पढ़ेंगे। हम लोग का कहने का मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में असल में चीज जानते हैं कहाँ से, ये असल में इंग्लिश कॉमन लॉ का एक एक्ट है। इंग्लिश कॉमन लॉ का एक एक्ट है ये, जिसे बहुत इसका रोल पूरा उसी से फॉलो हुआ है। अच्छा, ये देश आजाद हुआ था कि देश अभी तक गुलामी था हम लोगों का? शायद 1847 में देश हम लोग आया नहीं था, देश हम लोग का गुलाम था, ठीक है। तो उस समय देश आया था कि देश गुलाम था हम लोग का? तो आप लोगों से जो लोग सीएमए वाले करने वाले लोग हैं उन लोगों का क्या रहता है, उन लोगों को सीए सीएमए करने वाले, सीएमए वाले तो पूरा पढ़ेंगे, सीए वाले तो पूरा पढ़ेंगे। सीएमए वालों का एमसीक्यू आता है,
तो उन लोगों से पूछा जाता है ये कहाँ का लॉ कॉपी पेस्ट किया गया है, तो ये क्या बोला जाएगा, इंग्लिश कॉमन लॉ से ये उठाया गया है, ठीक है। अच्छा ये कौन से पार्लियामेंट में पास हुआ था, बता सकते हैं कौन से पार्लियामेंट में पास हुआ था, कौन से पार्लियामेंट में पास हुआ था? उस समय किसका पार्लियामेंट था, ब्रिटिश लोग का पार्लियामेंट था कि इंडिया पार्लियामेंट था? देखा हो गया ना कहानी। इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट तो दिल्ली में था, पार्लियामेंट उसमें दिल्ली में था, उसमें तो कोलकाता हुआ करता था हम लोग राजधानी। तो पार्लियामेंट जो हम लोग का भारत का ही था, पर पास कराने वाले ब्रिटिशर लोग थे। तो हम बोले पार्लियामेंट कौन सा था ये, आप बोले ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंग्लैंड में गए जाकर हम लोग पास कराए थे उनको, इंडिया में ही पार्लियामेंट में पास हुआ था, ठीक है, मतलब इंडिया पार्लियामेंट से ही पास हुआ था। कौन पास कौन कराया, ब्रिटिशर लोग पास कराया था। अच्छा इसका हैप्पी बर्थडे कब है, हम लोग से बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर, बहुत ज़्यादा सीनियर है, पैदा भी नहीं हुए थे हम लोग। सरकार 1872, कोई भी नहीं पैदा हुआ ना, बिल्डिंग पैदा हुआ होगा उससे 1872 में है ना। तो ये इसका हैप्पी बर्थडे है 1st डे ऑफ सितंबर, 1st डे ऑफ सितंबर 1872 पास हुआ था। अरे पास कैसे हुआ, ये एक्ट कैसे बना, आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। सर ये कानून क्यों बनाया गया, इसका लफड़ा समझने की कोशिश करिए। इसमें कुल मिलाकर जो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा 1 से लेकर 238 सेक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। कितने सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे इसमें? अच्छा खाली एक चैप्टर है यार, समझ में आ रहा है, खाली एक चैप्टर, इसके बाद दूसरा चैप्टर चालू होगा, सेल्स गुड ऑफ एक्ट। सेल्स गुड ऑफ एक्ट, इसी में से इतना भारी सेक्शन था ये, इसमें से 75 सेक्शन से लेकर 124 तक सेक्शन को काट के हटा दिया गया और उसका एक अलग चैप्टर बना दिया गया। उस चैप्टर का नाम होगा सेल्स गुड एक्ट। 1930 में इसको बनाया गया था कानून को। तो ये असल में पैदा कैसे हो, जैसे कि इंडिया अखंड भारत, अखंड भारत से बांग्लादेश कहाँ का पार्ट है, कौन बोला सब पार्ट, समझ में आया क्या है? पाकिस्तान कहाँ का पार्ट है, अफगानिस्तान कहाँ का पार्ट था, समझ में आ रहा है? ये अखंड भारत था, अखंड भारत उसको बोलते हैं, इतना बड़ा देश था हमारा, अखंड भारत के टुकड़े किए गए। उसी तरह से जो अखंड भारत, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज अखंड भारत। अब उसके क्या किया, अंदर में से बोला बहुत भारी हो गया भाई, इसको थोड़ा हल्का करना। 1930 तभी हम लोग का ब्रिटिश लोग कभी देश आजाद नहीं हुआ था, 1930 में उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला जो सेल से रिलेटेड कोई अगर लफड़ा होगा तो उसके लिए अलग से कानून कर दीजिए। तो अलग से कानून सेल्स गुड एक्ट बना दिए गए, यानी गुड्स आप बेचा बेची करेंगे तो आपके यहाँ अलग से कानून, वो भी कहाँ से निकाला गया, यानी आपके यहाँ से 1 से लेकर 33 में 74 से सेक्शन 73 से सेक्शन गायब हो जाएगा। अचानक से सेक्शन गायब होकर सीधा 125 से चालू होगा। तो बीच वाले सेक्शन गए तो गए कहाँ, कागज में से फाड़ दिए गए पन्ने, यानी बीच में से पन्ने कुछ फाड़ के एक कानून बना दिया गया। और कानून क्योंकि इतना भारी ये हो गया था, इसको पढ़ने में लगा लो तो बोला कि भैया काम करिए, इसका एक अलग कानून बना, सेल्स गुड एक्ट बोल के बना दीजिए। तो एग्जाम में एक और चैप्टर ये है, ये चैप्टर खत्म होगा तो फिर आप उसी के अंदर का एक पोर्शन आप पढ़ोगे। और कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, सेल्स गुड एक्ट, जो कि इसी का अंदर का ही अंश है। यानी अब 73 से लेकर 124 तक, मतलब 73 या 75 से लेकर चैप्टर ऐसा कुछ बोला गया सेक्शन। तो एग्जैक्ट सेक्शन में देख के बता दूंगा कि सेक्शन कहाँ से निकाले गए, मतलब 73 से ही आसपास है, 73 से लेकर 123 सेक्शन तक आपके गायब है। एक बार लिख लो 73 से लेकर 123 तक, 124 तक, और उसके बाद चालू होगा 125 से, फिर चालू होगा 238 तक। तो बीच के सेक्शन क्या नाम बन गया था, सेल्स गुड एक्ट 1930। फिर 2 साल बाद ही 1932 में इसी में से काट के एक और चैप्टर निकाला गया, चैप्टर 11, जिसको बोला गया चैप्टर 11, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आप लोगों ने पार्टनरशिप जो चैप्टर पढ़ा था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, असल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही चैप्टर 11 काट के 2 साल बाद निकाला गया है। क्लियर है बात, समझ आ गया? तो आपके कितने चैप्टर हो गए एग्जाम में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्या हो गया सेल्स गुड एक्ट, तीसरा क्या हो गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फिर ये 3 चैप्टर, अच्छा ये चैप्टर सब कहाँ से निकाले गए, इसका जन्म कौन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाला गया है। उम्मीद करते बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगी। चैप्टर के 3 चैप्टर का नाम जैसा कि व्यू में दिखा, तो मैंने व्यू से बताते चला था। और फिर आपका पहला चैप्टर का नाम क्या है, लॉ कैसे बना है, उसका फ्रेमवर्क, जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों को पढ़ाया था, तो लॉ कैसे बना था। उसके बाद आप कौन सा लॉ पढ़ोगे, आप पढ़ोगे, मेरे पास ये लॉ का नाम है बिजनेस लॉ।
और इसी का नाम होता है कॉमर्शियल लॉ। आप कॉमर्शियल लॉ मेरे से पढ़ रहे हैं, मतलब आप कोई सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ बारे नहीं पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आप कंपनी के अंदर जो जो लॉ पढ़ाई फॉलो होता है आप वो लॉ फॉलो कर रहे हैं। तो सीए वाले लोग दो लॉ पढ़ेंगे, एक बिजनेस लॉ, मतलब आपका एक ये लॉ रहेगा बिजनेस लॉ, और एक कंपनी एक्ट रहेगा। कंपनी एक्ट एक नया चैप्टर आपका आएगा, ये भी देखो सब में एक्ट लिखा हुआ है, यानी ये भी क्या हुआ, एक्ट कैसे बनता है। एक्ट बनने वाले कहाँ से पास हुआ, सेंट्रल से पास, सेंट्रल बॉडी ने पास किया हुआ। सेंट्रल बॉडी जो पास करती है वो तीन जगह से पास करती है। एक होता है हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मैंने किसे नाम दिया था, मैंने याद करो, शायद मैंने लोकसभा, मैंने बोला था हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा बोलते हैं, जिसमें मोदी लोग का ज्यादा गठबंधन उनका ज्यादा है। फिर आपका क्या मैंने बोला था, स्टेट यूनियन आपका नाम रखा था, इसका नाम मैंने स्टेट यूनियन जो बोला था मैंने, इसका दूसरा नाम क्या होता है, राज्यसभा। राज्यसभा पास होता, फिर वो दोनों जगह जब पास हो जाता है और आपका फिर यहाँ पर ही जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट पास कर देता तब ये बन जाता है एक्ट, तब ये बन जाता है कानून। और उससे पहले वो एक्ट क्या रहता है, उससे पहले वो एक्ट एक बिल होता है। और बिल कैसे कैसे होता है, बिल के लिए कमेटी गठन की जाती है, वो कमेटी गठन करके फिर से वो उसके क्या बोलते हैं, उसके हम लोग जो बॉडी होती है मिनिस्ट्री कमिस्ट्री, जो उसको मिनिस्ट्री को देता है, फिर मिनिस्ट्री क्या करती है उसका फाइनल टचअप। जैसे आप लोगों ने बोला था जो लॉ के जानकार होंगे, जो बिजनेस लॉ के जो जैसे सीए इंस्टीट्यूट में, क्योंकि जो भी बिजनेस से रिलेटेड कुछ होगा तो यहाँ सीए इंस्टीट्यूट के पास भी वो बिल जाएगा कि आपको कुछ संशोधन करना है कि नहीं करना है। जैसे कंपनी एक्ट, कंपनी को लेके कोई अगर झमेला होगा, तीन जगह गया होगा बिल, पहले बिल के बारे में फाइनल बिल करने के लिए बोला गया हो, भैया कुछ अपना राय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो हम लोग से ना राय लेगा, यानी हम लोग मतलब लोकल वाले लोगों से राय नहीं लेगा, जो जानकार जो मेंबर लोग हैं उन लोगों से राय का, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, जो सीएस हो गए, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, तो उनके इंस्टीट्यूट में भेजेगा, इंस्टीट्यूट उनके मेंबर्स लोगों को डिलीवर कर देता है कि आप अगर कुछ राय देना चाहते हैं तो हमें मेल करिए, हम मेल मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करेंगे, और मिनिस्ट्री फिर बैठ के फाइनल एक बिल ड्राफ्ट करता है, वो ड्रिप को फिर पार्लियामेंट में पास किया जाता है, और बिल को पास करके फिर से क्या नाम दे दिया था, एक्ट का नाम दे दिया था। क्लियर है? तो कोई अगर एक्ट बनाना है तो एक्ट बनाने के लिए आपको ये सब मेरा इंट्रोडक्शन क्लास में पहले चर्चा कर चुका हूँ, मैं इसके बाद वाली बात कर रहा हूँ। तो आपके एग्जाम में चैप्टर में चार चैप्टर का नाम है फिलहाल बोल दे रहा हूँ। पहला चैप्टर का नाम क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, उसी में से दो काट के निकाला गया है। सेल्स गुड एक्ट उसी में से निकाला गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उसी में से निकाला गया 1982। कितने साल बाद निकाला गया, 2 साल बाद निकाला गया। क्लियर है बात? और एक्ट कैसे बनता है, सेंट्रल बॉडी का काम है, तो सेंट्रल बॉडी इस हिसाब से आपका बिल को पास कराती है, और बिल को फिर बनाने से क्या बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। एक्ट बनने से उसी तरह से एक एक्ट और एक्ट हुआ 2013 में, आप लोग सब पैदा हो चुके थे उस समय, और हम भी हो चुके थे 2013 में, ठीक है, आप लोग मैच्योर थे उस समय, 2013 में आपका माइंड सेट था। तो उसमें कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने क्या किया, पहले लोकसभा में बिल को लाया था, बिल लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, और फिर इसको फिर प्रेसिडेंट के पास गया साइन होने के लिए, तो साइन होकर कंपनी एक्ट बन गया। इसमें कुल मिलाकर 470 सेक्शन पढ़ने पड़ते हैं। कितने सेक्शन पढ़ने पड़ते हैं, जब अभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा फाइनल तक पढ़ना पड़ेगा, अभी फिलहाल करना पड़ेगा, अभी से ऊपर से टचअप करके लेके जाया जाना। तो ऊपर से टचअप करने वाला पोर्शन से कंपनी एक्ट। सीए में चैप्टर नहीं है, सीए में चैप्टर नहीं है, सीए में चैप्टर है। मैंने पहले बोला ना, सीए का जो अगर आप पढ़ाई करते हो तो सीए में आप एमबी फीस भर के, आप फॉर्म भर के एडमिशन लेकर उसका पास एग्जाम दे दो, निकल गए दोनों में सरकार, उसमें भी नौकरी है, इसमें भी नौकरी है। तो अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, आप दोनों बेरोजगार है, जो मिल जाए वही ले लो। आपको दिसंबर में कोशिश करोगे 2 एग्जाम मिलेगा, उसको इसका भी एग्जाम दो, इसका भी एग्जाम दो, पढ़ाई सीए का करो, एग्जाम दोनों का, और उसका एक दिन ही एग्जाम देना है। एमसीक्यू कटअप मतलब 25% जो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होता है उसमें नहीं है, डायरेक्ट जाओ मारो, वो भी कितना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी 50 नंबर का 100 का क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 × 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा कंप्लीट, और एक ही दिन में आपका पूरा होगा एग्जाम। एक बार सही होगा 2 में 2, ऐसे करके कितना होना, 25 उठाओगे 50 हो जाएगा, और 40 से मारोगे तो बम हो गया, 80 नंबर हो गया उसी में तुम्हारा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे? तो आपके ऐसे ही क्वेश्चन से रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं रहा, उसमें कलेक्शन हो जाता है, हॉल रूम में कलेक्शन भी होता है, सभी रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? तो ये हम लोग अभी फिलहाल अभी मैं कहाँ था, बैठते बैठे मैं कहाँ आ गया, क्योंकि मैं एक्ट बोल रहा हूँ, तो एक्ट भी इसी तरह से जब वो बॉडी पास हुआ होगा तो इस प्रकार से वो उसको पास किया गया होगा। तो पहले कहाँ पास हुआ होगा, हाउस ऑफ पीपल, फिर स्टेट यूनियन में पास हुआ, मतलब लोग राज्यसभा में हो, फिर प्रेसिडेंट के पास, ये बिल उससे पास हो, और फिर वो प्रेसिडेंट के पास बनने पर साइन जैसी हुआ, अगले दिन से क्या हो गया, ये काम अफेक्टेड हो गया, माने देश में लागू हो गया। सर ये कॉन्ट्रैक्ट को लाया क्यों गया? कॉन्ट्रैक्ट बहुत लोग सुने होंगे,
कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे पहले ये समझ लीजिए। अच्छा, जानते हैं इंग्लैंड में जो लॉ फॉलो होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो फॉलो होता है, वही लॉ हम लोग में भी मिलता जुलता है। वो इंग्लिश बोला है, हम लोग वहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सही, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोग नकलची आदमी लोग हैं, हम लोग क्या किया, कॉपी एंड पेस्ट किया, कॉपी एंड पेस्ट मारा, एक किया हम लोगों ने। चलो साहब, एक और हैशटैग देंगे हम लोग का ना, ये जो कानून है एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया, ये पूरे देश में लागू है। पहले नहीं था, पहले हम लोग ये लिखते थे एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK, जम्मू कश्मीर पहले छूट था, पर अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है, क्योंकि 2019 में तो बीजेपी की सरकार ने जिसे जो बहुमत पाया था, उन्होंने आर्टिकल 370 जो धारा थी उसे हटा दिया गया। अब वो हटाने के बाद उससे राज मतलब अपने देश का राज्य मान लिया, मतलब पूरे देश का राज्य मान लिया गया। पहले हम लोग बोलते थे हम लोग का देश का अंग है, जैसे यूपी के लिए बोलते हैं तो इंडिया में ही पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 370 बोलते हैं देश का पार्ट छोड़ा जाएगा, पर आर्टिकल 370 में बोला गया था कि उसमें जो कानून हमारे जो इंडिया का जो कानून है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। ये आर्टिकल 370 में जो उनको लगेगा अच्छा लगेगा, इज अ गेस्चर हम लोग जैसा ट्रीट करते थे कौन से स्टेट को, जम्मू कश्मीर को। आर्टिकल 370 हटा, तब हम लोगों ने क्या किया, नहीं आपका जो आर्टिकल 370 हटा, तो ये जो इंडियन अब जो है अभी एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर में लागू है, बिल्कुल लागू है, ठीक है। क्योंकि पहले लागू था, पहले लागू नहीं था, आर्टिकल 370 हटने के कारण से ये अभी जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। अब वो भी अपने देश का पूरा तरह से पार्ट हो चुका है। तो बोले नहीं कत्लेआम हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन्होंने कुछ नहीं हुआ, इसका पास हो गया, ठीक है। क्योंकि बहुत पुराना घसा होता है, बहुत पहले से हट जाना चाहिए था। हटने के बाद यह क्योंकि सभी लोग जब देश में सारा कानून फॉलो करें तो JNK क्यों नहीं फॉलो करेगा। सारा फैसिलिटी आप दीजिएगा और सारा फैसिलिटी दीजिएगा, पर हमारा कानून फॉलो नहीं करेगा, टैक्स भी दीजिएगा, सब कुछ फॉलो करेंगे, पर हम लोग वो नहीं करेंगे। काहे ये सब, आप भी आइएगा। तो इनको भी लिया गया है, बंगाल दे रहा है, यूपी दे रहा है, बिहार दे रहा है, सब दे रहा है, स्टेट आपको सारा सब कोई लॉ फॉलो कर रहा है, और आप अपना लॉ चलाएंगे। अपना लॉ नहीं चलेगा, देश का लॉ चलेगा, इसे घस दिया गया। समझ में आया चीज़ों को लेकर। तो ये कुछ स्टेप अच्छे लिए गए थे जो सरकार बीजेपी की सरकार द्वारा ये अच्छी स्टेप लिया गया, जिससे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पूरे देश में लागू हो चुका है। अब सवाल था कि सर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। पहला चीज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पहले वो तो समझा दीजिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो आइए साहब, मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बातें कर लेता हूँ। और इसका जन्म कब हुआ मैंने बता ही दिया, 1872 में जन्म हुआ था। किस दिन तारीख से बर्थडे का डेट है मैंने वो भी बता दिया। अब मुझे बताइए साहब, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज H में इसको बोला गया। और इसका डेफिनेशन क्या है, एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैंने बोला, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसे बोलते हैं हम, याद रखना होगा, हाँ हम याद किए हैं, हाँ अपना मन से लिख सकते हैं, मार खाएगा। एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहाँ एग्रीमेंट होना चाहिए, इनफोर्सेबल लॉ होना चाहिए। यानी आपसे मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ अगर आप करते हैं तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। अच्छा, हम लोग जो बिल्डिंग खरीदते हैं तो एक जन बिल्डिंग बेचता है, दूसरा लोग बिल्डिंग खरीदता है। जैसे इस अंचल में जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में सर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उसमें इनफोर्सेबल लॉ हो। ये सब इलीगल बिल्डिंग है यहाँ पर, तो जितने भी इलीगल बिल्डिंग होते हैं वहाँ पर सिर्फ एग्रीमेंट्स बनते हैं। कोर्ट में जाते हो क्या, उसमें अपना जो नाम ट्रांसफर होता है क्या, डिड में से कुछ होता है, कुछ नहीं होता। सिर्फ एक दूसरा वकील आया, बैठा, घर बैठा, एक एग्रीमेंट बनाया, टेंडर बनाया, बस आपका घर आपसे ट्रांसफर हो गया। सब नगद ट्रांसफर होता है। एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल लॉ, जब ये एग्रीमेंट रहेगा, ये एग्रीमेंट बड़ा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है। ठीक है, देखा एक और गलत आंसर, खाली गलत निकलेगा, खाली गलत।
एग्रीमेंट बड़ा होता है। सवाल है कि अब तुमने पहले बोला सर एग्रीमेंट, सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैंने बोला एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इनफोर्सेबल लॉ अगर हो सकता है उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और जो एग्रीमेंट में इनफोर्सेबल लॉ नहीं होता उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। ठीक है, अब यहां पर एग्रीमेंट किसे बोलते हैं? तो एग्रीमेंट का डेफिनेशन निकाला गया, एग्रीमेंट का डेफिनेशन निकाला गया सेक्शन 2 क्लॉज इन। क्या बोला गया? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन इन ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। समझ में आया? ये भी डेफिनेशन है। ठीक है, याद करना होगा ऐसे ही। क्या लगा है? एमी उड़ उड़ के आ गए हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशंस। सीनो वाला दोस्तों का पूछेगा, ये तो डेफिनेशन लिख देगा, बोलो बेटा कौन सा डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट का है कि एग्रीमेंट का है? तुम लोग का बोलेगा एग्रीमेंट का डेफिनेशन लिखो, ठीक है बोल देगा। तुम लोग से इतना सस्ता नहीं पूछेगा, अभी बहुत कुछ पूछने उनके पास बहुत हर आ रहे हैं, तो बहुत कुछ पूछेंगे अभी आपसे। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन इज द प्रॉमिस। और ये किसका डेफिनेशन है? अच्छा सेक्शन क्या है उसी में? सेक्शन सी में वाला से क्या सेक्शन? एग्रीमेंट का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 ब्रैकेट को क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलोगे? क्लॉज बोलोगे। इसका क्या होगा? सेक्शन 2 क्लॉज एच टर्म। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा प्रॉमिस किसे बोलते हैं हम? अल्लाह मतलब घुसता कहाँ घुस रहे हैं आप सर? कॉन्ट्रैक्ट में घुसे, फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट, इनफोर्सबल लॉ बोले। अच्छा इनफोर्सबल लॉ किसको बोलते हैं? सेक्शन 10 में इसके बारे में पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ये सब कुछ सेटिस्फाई होगा तो उसमें इनफोर्सबल लॉ हो सकता है। लॉ है दादा, लॉ है ये, तो आपको आराम से पढ़िए। पहले आपने बोला, मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या बोला? एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सबल लॉ। फिर हम बोले एग्रीमेंट क्या होता है, और डिप गए एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ। फिर बोला प्रॉमिस क्या होता है। समझ में आ रहा है कैसे घुस रहे हम, डीप में कैसे जा रहे हैं? इसी तरह से डीप में जाना होगा। तो यही है, अपने आप ही क्वेश्चन कराइज होता है। और सर इनफोर्सबल लॉ क्या होता है? सेक्शन 10 यानी एसेंशियल यूनिट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से सेटिस्फाई होगा उसे आप, ये सारी बातें इसका लिस्ट होगा, सारी बातें आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और आप लोगों से एग्जाम हो सकता है कि इनफोर्सबल लॉ एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूछ ले, तो आपसे जो पूछेगा तो आपको पूरा नोट्स लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है बात? समझ आ रहा है क्या बोलना चाहिए? आराम से लिखना, पढ़ना है, खाली याद करना है, फिर पढ़ना होगा, रेगुलरली तो होगा आपको। फॉर्मिंग कंसीडरेशन, फॉर्मिंग कंसीडर लिखा हुआ है, कंसीडरेशन होगा। कंसीडरेशन क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज डी में इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, मुंह जवानी लो याद रखिए। हाँ मुंह जवानी लो याद रखिए, कॉपी करो। फिर मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने फिर आपसे क्या पूछा? एग्रीमेंट बड़ा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है? मैंने यही पूछा था ना आपसे अभी तो यही पूछा था। फिर मैंने एग्रीमेंट का डेफिनेशन लिखा दिया आपको कि एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन आपको साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनना, मैंने बोला एग्रीमेंट बड़ा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है? तो सुनिएगा साहब, यहाँ से मैं जा रहा हूँ थोड़ी दूर, मैं बोला थोड़ी एग्रीमेंट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एग्रीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? एग्रीमेंट भी कुछ टाइप्स के होते हैं। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एक होता है सोशल एग्रीमेंट, एक होता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट, और एक होता है आपका कमर्शियल एग्रीमेंट।
permission to create legal relationship. तो मैंने क्या क्या बातें अभी बोला आप लोगों से? अभी मैंने आप लोगों से बातें किया कि एग्रीमेंट बड़ा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है। तो आपने क्या बोला? फट से बोला कि सर कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है। मैं बोला नहीं सरकार, एग्रीमेंट बड़ा होता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने एक टर्म्स बोला, इंग्लिश में बोला एक तो टर्म्स। मैंने क्या बोला? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है सब एग्रीमेंट होते हैं, पर सारा एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सुन लीजिए क्या होता है। अब यहाँ पर मैं एक केस स्टडी दे रहा हूँ, एग्जाम का केस स्टडी दे रहा हूँ। एक केस स्टडी में एग्जाम के सीए वाले केस में पूछा गया था, सी वाले केस में ये पूछा गया था, बोला गया था सी वाले में केस स्टडी आया था कि एक नमाजी है, ठीक है, नमाजी क्या कर रहा था, और सर एग्रीमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? एग्रीमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? एक व्यक्ति रहता है और एक व्यक्ति रहता है। ये भाई साहब क्या करते हैं? ये भाई साहब ऑफर देते हैं और ये भाई साहब एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसे हम लोग एग्रीमेंट का रूप ले लेते हैं। समझ में आया? और इसी को एग्रीमेंट को ही आप बोल सकते हैं प्रॉमिस। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एक तरह से प्रॉमिस होता है। और प्रॉमिस का एक यहाँ पर लिखा गया एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। सेट ऑफ प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? बंडल बना के प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अब ये थोड़ा मैं गलत एग्जांपल दूंगा। जैसे बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड को क्या करता है? बहुत सारे बोलता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम्हारे लिए मैं बर्थडे, हर बर्थडे तुम्हारे लिए मैं डायमंड्स का रिंग लेके आऊँगा, एक बर्थडे। फिर वीकली हम लोग बाहर जाएंगे। अरे बेटा बंडल बना रहा, बेटा प्रॉमिस का बंडल बना रहा, ले सेट बना रहा, पूरा सेट बना के पूरा मारा लड़की को, ठीक है। तो एक तो प्रॉमिस होना कि पूरा बंडल बना के मार रहा है, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस हम ही कंसीडर। बदले में क्या होता है? बोल रहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, यानी सेक्शन 2 का मतलब होता है बदले में। कंसीडरेशन मतलब होता है बदले में। बदले में क्या बन जाओ? तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए चांद तार तो नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि क्या हो सकता है? एवरी प्रॉमिस अगर एक प्रॉमिस दे रहे तो ठीक है, दैट इज ओके। अब कमर्शियल हिसाब से क्या बोलते हैं? ये तो हम लोग का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के हिसाब से हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है? भैया आप एक ठो कार मेरे को बेचेंगे, कार मतलब कार मेरे को लेना है, ठीक है, क्या अपना कार आप बेचेंगे मेरे को? तो मैंने उनको ऑफर दिया, अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो एग्रीमेंट हो जाएगा। और ये एग्रीमेंट जो होता है, ये एग्रीमेंट का नेचर पकड़ना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट का नेचर कौन सा नेचर है? इट इज अ सोशल एग्रीमेंट, या इट इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट, या इट इज अ कमर्शियल एग्रीमेंट। तो अभी मैंने जो कार वाला एग्जांपल दिया हूँ, ये वाला एग्जांपल जो है ये कमर्शियल एग्रीमेंट है। कमर्शियल एग्रीमेंट का अगर वादा तोड़ते हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट को यहाँ पर जगह मिला है। समझ में आया? हर एग्रीमेंट को जगह नहीं मिला। एग्रीमेंट बहुत बड़ा चीज है। सारे एग्रीमेंट को अगर हम लोग बनाने गए तो जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सर एक ऑफर देगा, एक एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब एक लड़के को बोला, जैसे किसको बोला जाए, जैसे हम लोग कौन नहीं आया आज, बोला 2-3 लोग हमको बोला वीडियो बनाने के लिए, हम बोले ठीक है। अब जो लोग नहीं आए उन्हीं लोग का वीडियो बनेगा, उन्हीं लोग के एग्जांपल सेट होंगे। जैसे एक लड़का अमन, ठीक है, अमन बोला सर हमारे पापा, उनके पापा थे, उनके पापा ने बोला बेटा काम करो तुम ना अकाउंट्स में 90 मार दोगे ना, अकाउंट्स में पेपर बच ही गया आप लोगों का, सब नहीं था होगा, ठीक है। तो अकाउंट्स में 90 मार दोगे ना तो तुम्हारे लिए बेटा एक बुलेट बाइक रहेगा, ठीक है, राजा बाबू वाला, गोविंदा वाला, ठीक है, वो बाइक तुम्हारे लिए रहेगा। तो अमन बोला ठीक है, ऑफर। अच्छा ये ऑफर किसने दिया? पापा ने। एसेट कौन किया? एग्रीमेंट बन गया होगा। हाँ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट, ठीक है, ये एग्रीमेंट हो गया, ऑफर भी हुआ, एसेट भी कर लिया इसने। तो ऑफर कौन दिया? पापा ने दिया। एसेट कौन किया? अमन ने किया। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? एग्रीमेंट बोल देंगे। अब एग्रीमेंट को अब पापा लड़के ने 90 मार भी दिया, वो वाला पेपर मारा, सोचो 12 वाला पेपर में 90 मार दिया लड़के ने। बहुत बुलेट के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो 90 आ गया लड़के का। अब पापा बोला पापा 90 चाबी। पापा कहा कि जो छोटा जो बुलेट का चक्कर नहीं होता, बुलेट वाला ले बेटा एंजॉय। पापा ने केस कर दिया कोर्ट में, पापा ने आपको केस कर दिया, बच्चे ने अब केस कर दिया। क्या वो केस टिकेगा कि पिट जाएगा? काहे पिट जाएगा? रीजन क्लियर करें। हाँ,
सोशल है, समाज सेवा, पापा उनका समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, दैट्स अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट वहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है, सेक्शन 10 का एक पॉइंट मिसिंग होता है यहाँ पर। तो डोमेस्टिक यानी जो ये तो एग्रीमेंट में क्या होता है, इसमें ये पोर्शन मिसिंग होता है, इसमें नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसमें आप नहीं तो कितने पापा रोज वादा करते होंगे, रोज पापा जेल ही जाते नहीं, क्या हुआ फिर भी निकला कि हम 2 दिन बाद फिर हमको जेल में डाल देगा, फिर कौन? ऐसे तो हस्बैंड और वाइफ का बड़ा केस होगा। ठीक है, ऐसी ही बात है। एक तो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, यानी एक भाषा इतना नाम है, ये लोग सब फॉरेनर लोग हैं। बेल्फोर एक टाइटल्स है, सिंह वर्सेस सिंह, साउ वर्सेस साउ, तो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर है, तो उनकी पत्नी भी बेल्फोर कहलाएंगी, पति भी बेल्फोर कहलाएगा। आप समझ लीजिए हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, जैसे बेल्फोर वहाँ पर काम करता था, वो स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में गया, जैसे कि दिल्ली छोड़कर वो सूरत में गया, गुजरात में गया। उसी तरह से ये यूके साइड में था, यूके साइड में क्या हुआ था, यूके साइड में उन्होंने क्या किया, यूके साइड में कोई स्टेट होगा, उस स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में गया काम करने के लिए। अब उनका क्या हुआ, उन्होंने अपनी पत्नी को वादा किया था कि हम तुमको महीना में पेमेंट करते रहेंगे, ताकि तुम आराम से जीवित अपना रह सको, खाना खर्चा कर सको, तुम अपना लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब कहने का खर्चा तुमको देते रहेंगे, घर का खर्चा तुमको देते रहेंगे। अब अचानक से बेल्फोर को पता चला कि तुम्हारे उनकी वाइफ का चल रहा है अफेयर, सुनने में आ गया, खबर मिल गया उनको। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो देने का था और रिटर्न करके दिया था कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, रिटर्न था उन्होंने, तो उन्होंने ऑफर दिया था, उनकी पत्नी ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब क्या वो महीना तो देते थे, महीना देना बंद कर दिया। अब उसकी पत्नी एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, वो चली गई कोर्ट में केस करने के लिए, कोर्ट में केस पिट गया, बिकॉज वहां पर क्या मिसिंग था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वहां पर नहीं होने के कारण से वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन में मिसिंग होता है। समझ में आया क्या बोलना चाहिए, ये कौन सा एग्रीमेंट का है, कौन सा एग्रीमेंट है, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। तो आपको पहचानना बेटी डोमेस्टिक एग्रीमेंट यहाँ पर क्या कहता है, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो इस वजह से वो एग्रीमेंट तो है, पर उसमें इनफोर्सेबल लॉ नहीं हो सकता, क्योंकि इनफोर्सेबल लॉ का ये पॉइंट मार खाता है। आई होप बात समझ आ गया होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, नो, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो फिर तो इनफोर्सेबल लॉ हो जाएगा। कौन सा पॉइंट वहां पर इनफोर्सेबल लॉ का पिट जाता है, ये पॉइंट। अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट है, उस पॉइंट का एक पॉइंट मैंने बताया कि इस कारण से ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल लॉ नहीं हो पाता। लॉ जब ये नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट का एक और सी भी एग्रीमेंट बन के ही रह जाता है, क्योंकि एग्रीमेंट का परिभाषा क्या है, एक जन ऑफर देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, प्रॉमिस ऐसे वो कर जाएगा, हम लोग का एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट। सर सोशल एग्रीमेंट का एग्जांपल दीजिए। अब जैसे मेरे एक स्टूडेंट का शादी है, अभी है, रिसेंटली है 18 अप्रैल को, तो भैया आप आइएगा, अलग से आपको इंट्रोडक्शन कराना सबसे। हम बोले बिल्कुल हम आएंगे शादी में, ठीक है, किन दिन सेंटर ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तो भैया आप आइए, जरूर आइए, अटेंड जरूर करिए। हम बोले बिल्कुल, कार्ड और देख गया बेचारा। अब बोले ये आने वाला है, मैं नहीं आया। और उसी सोच सकता शाहरुख खान को बुलाया, ठीक है, शाहरुख खान बोला, शाहरुख खान मेरा दोस्त है, ठीक है, लड़का लोग पूरा महफिल सजा कर रखा था, और आके उसका दोस्त है, वो शाहरुख खान उस व्यक्ति का दोस्त था, उसे नहीं आया, ठीक है। जैसे मुकेश अंबानी का केस में विराट कोहली नहीं आया, विराट कोहली नहीं आया, जो अनुष्का शर्मा विराट कोहली जी नहीं आ पाए, अटेंड नहीं कर पाए, तो क्या अगले दिन मुकेश अंबानी जी केस कर देंगे, ठीक है। उन्होंने ऑफर दिया शादी में जरूर आना है, साहब प्रकट रहेंगे, शाम से ही कैटरिंग का सामान लेके हम खुद खड़ा रहेंगे बांटने के लिए, ठीक है। बोला अब ऑफर दे दिया विराट कोहली, तो बात था वहाँ पर आने का, अब वो बेचारे आए नहीं किसी कारणवश, तो अगला दिन रिलायंस कंपनी उन्होंने बोला संबंध दे दिया, नोटिस दे दिया उनको, वह तो काहे नहीं आया, तो वहाँ पर केस चलेगा, वो केस का टिकेगा कि पिट जाएगा। वहाँ ऑफर भी था, एक्सेप्ट भी किया, अब मेरे शादी में जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कार्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर भी देगा, एक्सेप्ट भी करेगी, एग्रीमेंट तो बना। ये सब जो शादी वाला जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इट्स अ सोशल एग्रीमेंट्स। तो शादी वादी में अगर नहीं चाहते तो आपके ऊपर अगला नहीं बोलेगा मेरा प्लेट का खर्चा था, उठो प्लेट का पैसा, आदमी 40 आदमी का खाना बच गया है, सबको समझ जाएगा, आप पैसा वसूल देंगे, ऐसा तो ना होगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना, क्यों नहीं वो केस टिक पाएगा, बिकॉज वहां पर नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है। क्लियर है? आज का क्लास मैथ्स नहीं है, ठीक है, आज का क्लास क्या है, लॉ चल रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट का होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्समेंट लॉ।
और फिर एग्रीमेंट का बनता है, कैसे बनता है, हम लोगों को कौन सा एग्रीमेंट यहाँ पर जगह मिला, कॉमर्शियल एग्रीमेंट का जो रहेगा वही यहाँ पर जगह मिला है। जैसे मैंने नमाजी का एक वादा किया, मैंने नमाजी, एक नमाजी था और उसमें जो बेटा मौलाना साहब थे, तो एक मस्जिद की एक बिल्डिंग थी बेटा, 5 टाइम का नमाज अदा करता था। ठीक है, ये भी केस स्टडी सी इंस्टीट्यूट ने पूछा है। ठीक है, मैं सारे केस, ये तो बेलपुर का मैंने केस सीखा, और एक उन्होंने केस बोला था, ऐसा केस स्टडी बोला, एक नमाजी है, वो नमाज अदा करने जाता था, 5 टाइम का नमाज अदा करता, जब नमाज अदा करता था वहाँ मौलाना बोलता था ये दीवार गिर गया, इसको कोई ठीक कराने वाला नहीं, सब आके नमाज पढ़ के चल जाते हैं, ये मस्जिद का दीवार कोई ठीक नहीं करता। 5 बार जब आता था बेचारे को 5 बार बोलता था, तो नमाजी बड़ा हैरान और परेशान हो गया, और ऐसे 10 दिन ऐसे चक्कर चला, नमाजी परेशान होकर बोला ठीक है साहब, मौलाना साहब अंदर भाई शाम के समय पैसा ले लीजिए। और उस समय बड़ा मार्केट, उस समय का जो ये केस स्टडी आया था उस समय बड़ा ये पुराना केस स्टडी है, बोला कि 100 रुपये ले लीजिए, 100 रुपये में दीवार तैयार है, मतलब इतना पुराना केस स्टडी है यार। ठीक है, 100 रुपये में केस स्टडी, आप शाम को आइएगा, पैसा हमसे ले लीजिएगा, चिक चिक मत करिए, शाम को आइए हमसे ले लीजिए। तो उन्होंने ऑफर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। शाम को मौलाना साहब हाथ पैर धो के पहुंचे कहाँ, उस नमाजी के घर में, गेट तक तक आए, नमाजी ने गेट खोला, मौलाना साहब बोले हाँ कैसे कैसे पैसे नहीं, गेट बंद। मौलाना साहब का दिमाग का तो हो गया होगा। ठीक है, क्या वो कोर्ट में केस किए होंगे, बिल्कुल कोर्ट में केस किए थे, और कोर्ट में क्या केस जीत पाएंगे कि हार जाएंगे, वो कोर्ट में। अगर आप चंदा उंदा का बारे में कुछ बात करते हैं, ये सब सोशल एग्रीमेंट का केस है, सोशल एग्रीमेंट अगर हम नहीं दे पा रहे तो आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, ये सब सोशल एग्रीमेंट्स। तो सोशल एग्रीमेंट ऑफर बोला, आप तो बोला था देंगे शाम को, समय आएंगे शाम को, बोले कसम है, बोला हाँ खाए, बोला नहीं हो पाया अरेंज, नहीं तो बोला ऐसे करें। पर कॉमर्शियल एग्रीमेंट में अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फंस जाएंगे, समझना, आई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पालन कराना पड़ेगा, उसके लिए कोर्ट में आपको इन्फोर्स किया जाएगा, नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर बहुत सा जो भी एक्शन लिए जाएंगे वो एक्शन और एक्शन रूल देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे? तो ये सब एग्रीमेंट, तो जितने पति हैं सब तो जेल में रहते हैं, रोज वादा करते हैं कि हम अपने वाइफ के लिए शाम को नेकलेस लेके आएंगे, अच्छा अच्छा खाना बनाए शाम का समय नेकलेस, और शाम का समय वाइफ तैयार थी, एकदम रेडी थी, हाँ जैसे बैग रखा, बैग खोल खोल के सब चेक करने लगी, नेकलेस मिला नहीं, पूछ रही कहाँ है, बोले क्या चीज क्या चीज बोले होंगे, समझ आई क्या होगा, क्या चीज हुआ होगा, मेरे साथ भी क्या हुआ होगा। ठीक है, ऐसा केस स्टडी आया है, मेरे टाइम में नहीं आया है, एग्जाम में आया है। ठीक है, तो एक नेकलेस का गिफ्ट किया गया, तो ये एग्रीमेंट, ये क्या इसमें कुछ केस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप क्या बोलोगे? नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप, नहीं होता, इस वजह से नहीं होता। आई होप आप लोगों को बातें बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एग्रीमेंट कैसे बनता है, एक जन ऑफर देगा और एक जन ऐसे करेगा। ऑफर कितने टाइप के होते हैं और फिर एक्सेप्टेंस कितने टाइप के होते हैं, समझ में आ गया है क्या बोलना चाह रहे हैं? बुझते जाओ, कॉपी कर लो इसको पहले चार्ट को अच्छे से। आइए सर, अच्छा बेटा इसमें टॉपिक नंबर 1 में देखो एग्रीमेंट के बारे में बात हुआ, एग्रीमेंट के बारे में बात हुआ ना, एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। टॉपिक 1 एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का डेफिनेशन कहां पर बोला गया है? अच्छा कहां लिखा हुआ है, देखो वहां लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कौन सेक्शन में लिखा हुआ? सेक्शन 2 क्लॉज ई में लिखा हुआ है, डाक पेन से लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस जो होता है वहां पर देखो एक प्रपोजल जो है ना व्हेन एक्सेप्ट कर लेगा बिकम्स अ प्रॉमिस। देखो वहां पर देखो डाक पेन में लिखा व्हाट इज प्रॉमिस, सेक्शन 2 क्लॉज बी में लिखा हुआ है। तो अगर सब डेफिनेशन को ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग प्रॉमिस करेंगे। जो प्रपोजल दिया उसे अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसे प्रॉमिस बोलते हैं हम लोग। एक तरह से एग्रीमेंट का ही डेफिनेशन की तरह मिलता जुलता रहता है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। अच्छा एग्रीमेंट कैसे बनता है? एग्रीमेंट कैसे बनता है? एक जन ऑफर देगा, उसको एक्सेप्टेंस करेगा। देखो वहां पर चार्ट देखो ऐसा बनाया हुआ है, ऑफर इज इक्वल टू एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सबल लॉ। क्लियर है बात? एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। समझ में आ गया? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, यानी ऑफर को अगर एक्सेप्टेंस कर लेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे
अच्छा, जो प्रपोजल जो ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको देखो ऑफरर बोलते हैं। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखो डायग्राम यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, डायग्राम ऑफरर बोलते हैं। ऑफरर क्या बोलते हैं हम लोग? ऑफरर बोलते हैं। उसका एक नाम और है प्रपोजल देना, प्रपोज करना। जो प्रपोज करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रपोजल करना। कैसे प्रपोज कर सकते हैं? प्रपोज कर सकते हैं, क्या आप मेरी कंपनी में काम करेंगे? ठीक है, एज अ प्रपोजल, एज अ सर्विस में आपसे मांग रहा हूँ, क्या आप मेरी कंपनी में काम करना चाहेंगे? तो बोलेंगे ठीक है साहब, मुझे कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। जो एक्सेप्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे? जो ऑफर, उसे क्या बोलेंगे? ऑफरी बोलेंगे। ठीक है, जो ऑफर देगा और जो एक्सेप्ट करेगा उसे ऑफरी बोलते हैं। तो तुमसे बोलता पूछेगा ये ऑफर है कि ऑफरी है, तो जो एक्सेप्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ऑफरी बोलेंगे। और जो प्रपोजल दे रहा है उसे क्या बोलेंगे? ऑफर बोलेंगे। उसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रपोजल्स। क्लियर है? कितने टाइप के हो सकते हैं? देखो, एक बार हो सकता है तुमसे बोलेंगे क्या आप मेरा कार खरीदना चाहेंगे, तो ऐसा मैं सेलर के हिसाब से प्रपोज कर रहा हूँ, ऐसा सेलर के हिसाब से। मैंने अभी जो पहला वाला एग्जांपल दिया उस सर्विस के हिसाब से बात किया। फिर मैंने जो दूसरा एग्जांपल मैंने जो दिया, ठीक है, आप क्या मेरा विल यू बाय माय कार, ऐसे मैं अगर बोल सकता हूँ, तो आप मेरा क्या कार खरीदना चाहेंगे? तो अगर कार खरीदना चाहेंगे, मैं सेलर की तरह बात कर रहा हूँ कि हाँ सर, हम इंटरेस्टेड है कि आप बोलिए, मैं लेने तैयार हूँ। तो अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे हो जाएगा। तो मैं एज बायर के हिसाब से ऑफर दे रहा हूँ कि एज सेलर के हिसाब से मैं ऑफर दे रहा हूँ? एज सेलर के हिसाब से मैं ऑफर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, विल यू बाय माय हाउस, हाउस लिखा हुआ, विल यू बाय माय हाउस, यानी आप क्या मेरा घर खरीदना चाहते हैं? एज सेलर की तरफ से ऑफर दे रहा हूँ कि एज बायर की तरफ से ऑफर दे रहा हूँ? एज सेलर की तरफ से मैं ऑफर दे रहा हूँ। फिर विल यू बाय माय कार, समझ आ रहा? वहाँ पर कार का थोड़ा मिसिंग है, कार क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा, ऑफरी अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा? वो एग्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा, ये एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट कहलाएगा? सोशल एग्रीमेंट कहलाएगा कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट कहलाएगा कि कौन सा एग्रीमेंट कहलाएगा? ये सब एग्रीमेंट, ये सब एग्रीमेंट हमारा। क्लियर है बात? क्या इसमें इन्फोर्समेंट लॉ होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें ये होने के कारण से ये सब ये होते हैं। समझ में आ रहा क्या बोलना चाहते? तो केस स्टडी को समझना पड़ेगा। फिर क्या बोला? विल यू सेल मी योर कंप्यूटर, तो देखो यहाँ पे क्या बोला, क्या आप अपना कंप्यूटर बेचना चाहेंगे मुझे? यानी मैं एज अ बायर, वो मुझे ऑफर कर रहा है कि मैं ऐसे, सॉरी मैं ऐसे समझ लो, मैं मेरे को खरीदने बोल रहा, अपना वो कंप्यूटर बोल रहा कि आप मेरा कंप्यूटर खरीदना चाहेंगे, ऐसे वो बोल रहा। ठीक है, पहले हम अपना माल को बेचना चाहते थे, अब हम लोग क्या, हम ऐसा बायर बनकर उसको ऑफर दे रहे हैं, क्या अपना कार को, अपना कंप्यूटर को बेचना चाहेंगे मेरे को? मैं इसको खरीदने में बड़ा इच्छुक हूँ। ठीक है, क्या ये मुझे कार बेचेंगे आप? तो मैं ऐसा बायर की तरफ से ऑफर दे रहा हूँ कि ऐसा मैं सेलर की तरफ से ऑफर दे रहा हूँ? ऐसा बायर की तरफ से मैं ऑफर दे रहा हूँ। तो ऑफर का कोई रूप हो सकता है, अगर उसे एक्सेप्टेंस कर लेगा तो उसे क्या बोलेंगे? वो ऑफर ही रहता है। और जब एक्सेप्टेंस कर लेंगे, ऑफर ये प्रपोजल देगा, प्रपोजल किसे देगा? प्रपोजी को देगा, प्रपोजी से एक्सेप्ट कर लेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर क्या बोला, विल यू वर्क फॉर मी, आप क्या मेरे लिए काम करना चाहेंगे? अगर आप करना चाहेंगे तो मैं आपको ऐसा ऑफर दे रहा सर्विस के लिए, क्या आप मेरे यहाँ पढ़ाना चाहेंगे? जैसे मैं किसी को पढ़ाने बोलूँ, क्या आप मेरे यहाँ पर पढ़ाना चाहेंगे सब्जेक्ट्स को? अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो एग्रीमेंट है। अगर उनसे टर्म्स एंड कंडीशन बीच में तोड़ा तो उनके ऊपर केस हो सकता है। क्या केस हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे हो सकता है, बिकॉज वहाँ पर इनफॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ आएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये सब चीजें हैं। अब सवाल है कि प्रपोजल और ऑफर किसे बोलते हैं? यानी अब मैंने बोला कि ऑफर का डेफिनेशन देखो नीचे लिखा हुआ, देखो द टर्म्स ऑफ प्रपोजल, यानी ऑफर का मतलब होता है प्रपोजल करना, यानी प्रपोज करना। ठीक है, द टर्म्स ऑफ प्रपोजल हैज डिफाइंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बोला, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर, यानी ये नहीं कि कांच में खड़े होकर, मैं शीशा में खड़े होकर मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूँ, क्या लेना चाहोगे, क्या लेना चाहोगे, अपने आप से बातें कर रहा हूँ। ऐसे तो ना अगर मैं अपने आप से बातें करने लगूँ, ठीक है, यानी आपके उसमें क्या सिग्निफाई मतलब वन पर्सन अपने सिग्निफाई मतलब कुछ बेचने के इच्छुक है, मतलब कुछ सर्टेन चीज आप बेचेंगे, किसको बेचेंगे? तो अनदर को बेचेंगे, अपने आप को नहीं कुछ ऑफर दे सकते आप। When one person signify to another his willingness, यानी अपने इच्छा अनुसार मैं कुछ अपना दर्जा कुछ देना चाहता हूँ, अपने इच्छा आपको ऑफर कर रहा हूँ कि आप मेरा कार्य लेना चाहिए। कोई दबाव में कर रहे हैं कि अपने इच्छा अनुसार सब कुछ करें, इच्छा अनुसार होना चाहिए आपका। His willingness to option from doing anything, कुछ भी देना चाहेंगे, to doing anything with the view of obtaining assets of other, अगर वो एसेट्स कर लेगा, अगर वो अप्रूवल दे देगा, एसेट कर हाँ बोल दिया, एसेट का मतलब होता है हाँ कर लेना, अगर वो हाँ कर दिया, ठीक है, ऑप्शन तो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये कहाँ पे बोला गया? यानी इसका डेफिनेशन जो है, आप इसका डेफिनेशन जो पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? तो आज आपको तीन जो डेफिनेशन बोला गया, क्या क्या डेफिनेशन पढ़ने के लिए बोला गया है?
सर ये बात कहाँ लिखा गया, पेज को स्क्रॉल करेंगे, टॉपिक नंबर 2 में जाएंगे, अभी एक्सपीरियंस कहते हैं, अभी मैं अगले वाला क्या बोलूंगा मैं, कितने टाइप के ऑफर्स होते हैं, तो ऑफर का कैटेगरी बताया जाएगा। तो इस सबसे ना चार्ट कैसे डिटेल बनाया गया पढ़ने के लिए, लोग पढ़ें कैसे। अब यहाँ पर देखिए, धीरे से जाके देखिए, टॉपिक नंबर 2 आपका शुरू होगा, टॉपिक नंबर 2 जो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, कॉन्ट्रैक्ट में देखिए लिखा हुआ सेक्शन 2 क्लॉज एंड एग्रीमेंट इन्फोर्समेंट बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 7 पे जाके देखिए, आपको मिल जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ गया, आई होप समझ आ चुका होगा। मैंने कहाँ से बातें मैं बोला हूँ, ये वाली बात पर आया हूँ, ये वाली बात पे आया हूँ। और अभी मुझे अगले क्लास में मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे अगले क्लास में क्या पढ़ाना है, ऑफर कितने टाइप के होते हैं। हाँ, ऑफर का सेक्शन क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज ए में आपको ये ऑफर का डेफिनेशन याद करके आपको आना है। ऑफर का डेफिनेशन देख ही लिए हो। अच्छा, जो ऑफर देता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रपोजल होता है। और जो एक्सेप्ट करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफरी बोलते हैं। जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या रूप ले लेता है, प्रॉमिस का रूप ले लेता है, उसी को एग्रीमेंट का रूप बोलते हैं हम लोग। अब एग्रीमेंट किस टाइप का है, प्रपोजल को एग्रीमेंट को नेचर अब देखना पड़ेगा कि कहीं सोशल और डोमेस्टिक तो नहीं है। सोशल डोमेस्टिक होगा तो उस पर हम लोग इन लो नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे साइलेंट होता है। आई होप आपको क्लास को समझ आ गया होगा। और एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, एक जन प्रॉमिस करेगा या फिर उसका बंडल ऑफ प्रॉमिस कर सकता है, एक ही प्रॉमिस दे या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस, एक से का दोनों टिंटेड टू द प्रॉमिस। ठीक है, ये करने के बाद फॉर्मिंग एसोसिएशन इज अ प्रॉमिस से बोलते हैं, इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी आपको पहले लाइन में अच्छा में आपको दिख जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया। इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए लॉ का क्लास इतनी दूर रख रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे।